आवर चैनल द टाइम सेवर। तो जहाँ से मैंने वीडियो को रोका था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले समय हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कंप्लीट डिटेल पिछले वीडियोस में दिया गया है। तो मैंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर एनसीईआरटी कुछ चीज़ें बोलता है, तो जिसमें ग्रोथ भी आता है ना, मेटाबॉलिज्म में आ रहे हैं, कॉन्शियस आ रहा है, रिप्रोडक्शंस आ रहे हैं। तो इन दिस केस की अलग अलग सेक्शन में हम लोग उनके क्राइटेरिया को भी पढ़ना है, जिसमें ग्रोथ था, है ना। तो ग्रोथ उसमें आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ एक्चुअली में होता क्या है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के से ग्रोथ को कैसे डिफाइन किया गया है। सो टुडे जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग का रहेगा ग्रोथ। अब एक्चुअली में ग्रोथ जो है वो एक लिविंग एंटिटीज़ भी बताता है और नॉन लिविंग एंटिटीज़ भी बताता है। ये लिविंग एंटिटीज़ क्या होता है या नॉन लिविंग एंटिटीज़ क्या होती हैं, इसको डिस्कस हम लोग करेंगे, जिसमें फर्दर क्लासीफाई किया गया है ग्रोथ को लिविंग एंटिटीज़ और नॉन लिविंग एंटिटीज़ में। एंड नॉन लिविंग एंटिटीज़, लिविंग एंटिटीज़ और नॉन लिविंग एंटिटीज़ को और भी दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें हम लोग को लिविंग एंटिटीज़ को इंट्रिंसिक इन नेचर कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक इन नेचर। और नॉन लिविंग एंटिटीज़ को हम लोग कहते हैं, इसे मैं नॉन लिविंग लिख दूँ, इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक इन नेचर कहते हैं। अब लिविंग एंटिटीज का मतलब क्या हुआ, नॉन लिविंग एंटिटीज का मतलब क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लिविंग एंटिटीज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं, न्यू प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ एक दो कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, जहाँ पर नॉन लिविंग भी बन सकता है और लिविंग भी बन सकता है। मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि माउंटेन का फॉर्मेशन, तो अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो टकराती हैं और छोटे सा एक पोर्शंस माउंटेन का या पत्थरों का एक बड़ा सा माउंटेन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो छोटा सा पोर्शंस बड़ा बन गया, तो वो भी ग्रोथ है। बट दिस आर काउंट इन अ नॉन लिविंग एंटिटीज। इसको क्लासीफाई किया जा सकता है इन दिस केस के हम लोग नंबर ऑफ सेल्स का रिपीटेशन देखे थे, ढेर सारे सेल्स बन रहे थे, मास का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो हम लोग नॉन लिविंग एंटिटीज में रखे गए थे। अब सवाल है कि जब हम इंट्रिंसिक नेचर कहते हैं और एक्सट्रिंसिक नेचर कहते हैं, तो यहाँ पर एक अलग चीज़ निकल के आती है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, न्यू सब्सटेंस सिंथेसिस भी कह सकते हैं। और इसमें जो है एक्युमुलेशन फॉर्मेशन होता है, यानी एक्युमुलेशन सिंथेसिस या एक्युमुलेशन सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस का मतलब क्या है, क्या चीज बनती है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये बात कर रहा है फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक सिंथेसिस या प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। यही अगर एक्युमुलेशन की बात होती है तो नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है ना, एक्युमुलेट कर रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जो नॉन लिविंग में काउंट में है। तो अगर मैंने बात किया कि इसमें जो है न्यू, यहाँ लिख सकते हैं देयर इज नॉट एनी न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगी, जैसे मैंने कहा इंट्रिंसिक नेचर है। इंट्रिंसिक नेचर का मतलब है कि वो शुरुआत से ही हर एक चीज़ों को ग्रोथ कराए, उस पर थोपा ना जाए कि हाँ ऊपरी ऊपरी चीज़ों में हो रही है। जैसे मैंने कहा था कि जो ग्रोथ होती है
वो हमारे वेट पर कंसीडर नहीं की जाती है, मास पर कंसीडर की जाती है। वेट तो हम लोग ग्रोथ एक परमानेंट चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, वो एक बार चला गया तो एंड देन पास हो गया तो वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। तो रिवर्सिंग प्रोसेस इसमें आती नहीं है। आपके स्किन के अंदर अगर एडिपोज टिश्यूज अगर फैट का फॉर्मेशन कर रही हैं, आप अगर फैटी हो गए, देन आप जिम गए, एक्सरसाइज किए, तो फैट फिर से लॉस करके आप प्रीवियस स्टेज में आ सकते हैं, तो ग्रोथ में तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा वो क्या कर सकती है, रिकवर हो सकती हैं, तो वो चीज़ें नॉन लिविंग एंटिटीज में आ जाती हैं। लिविंग एंटिटीज में क्या है कि वो लिविंग प्रोसेस से नया सब्सटेंस बनाने होंगे। तो नया सब्सटेंसेस में जैसे मैंने कहा है कि प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस बनाने होंगे, जिसमें काउंट में आता है, जैसे मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, हम इसे भी गिन सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स को गिन सकते हैं। तो ये हम लोग की एग्जांपल निकल के आए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल, जिसको लिविंग एंटिटीज या इंट्रिंसिक नेचर कहते हैं, नया चीज बन रही है ना, और कंप्लीटली बन रही है, यानी कि वो दोबारा रिवर्स कर सकती हैं, या नॉन लिविंग एंटिटीज में काउंट होती हैं। नॉन लिविंग एंटिटीज में काउंट क्या होती हैं, तो देखिए इसमें काउंट होगा जिसमें बोन मैट्रिक्स को काउंट किया जाता है, बोन मैट्रिक्स को काउंट किया जाता है, इसमें काउंट किया जाता है सेल वॉल को काउंट किया जाता है। तो इसमें बोन मैरो को काउंट किया जा रहा है, सेल वॉल को काउंट किया जा रहा है। तो दिस आर टू काउंट इन अ नॉन लिविंग या एक्सट्रिंसिक इन नेचर। ये ऊपर से आ रहे हैं, वो डेड पोर्शंस हो सकते हैं, बन तो रहे हैं पर डेड पोर्शन से, नॉन लिविंग पार्ट है ना। लिविंग पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स, दिस ऑल आर काउंटिंग। तो आई होप आपने इस वीडियो को, इस टॉपिक को पढ़ लिया, समझ लिया होगा और लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं इरेज करके आगे चलते हैं। अब समझना है हम लोग को एक नया चीज, ग्रोथ जो होती है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट में जो कंडीशंस कंसीडर की जा रही है, एनिमल में जो कंसीडर कंडीशन की जा रही है, वो अलग अलग थिंग्स हैं। तो सबसे पहले प्लांट के सेक्शन को समझते हैं, फिर प्लांट और एनिमल को दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो प्लांट में ग्रोथ कैसी होती है उसको समझ लेते हैं। ग्रोथ है ना, प्लांट में, प्लांट्स में कैसे होते हैं, तो प्लांट्स में दो तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। एक को बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, और एक को गिनते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में गिनते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या कहलाती है, इसको समझना जरूरी है। जब भी हम किसी प्लांट के उन सेक्शंस के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअली में केवल हाइट या लेंथ पर कंसीडर की जाए, उसे हम लोग प्राइमरी ग्रोथ में कंसीडर करते हैं। इन दिस केस सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होती है, तो हाइट को छोड़कर, लेंथ को छोड़कर उसके विड्थ या हम कह सकते हैं उसके डायामीटर पर कंसीडर किया जाए तो हम लोग इसे सेकेंडरी ग्रोथ में गिनते हैं। अब समझने वाली बात है कि प्लांट में तो दो सेक्शंस होती हैं, एक मोनोकोट भी होता है, डाइकोट भी होता है। तो मोनोकोट के सेक्शंस में क्या है कि जैसे मैंने गेहूं बोला, धान बोला, है ना, या मैंने बोल दिया बाजरा, मैंने बोल दिया, मैंने मक्का बोल दिया, तो ये सब मोनोकोट हैं। क्या मोनोकोट के प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं? नहीं, बहुत ही पतले होते हैं, केवल हाइट में बढ़ सकते हैं। उनकी जो गर्थ होती है, या यूँ कह सकते हैं कि जो विड्थ होती है, उनकी जो डायामीटर्स होती है, वो सेक्शंस बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है। तो प्राइमरी ग्रोथ में केवल कंसिडर किया जाता है केवल हाइट या लेंथ को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, ये सब किया जाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ में कंसिडर किया जाता है डायामीटर को, डायामीटर, गर्थ को कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं विड्थ।
अब सवाल ये है कि जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो क्या मोनोकॉट में दिखता है या डाइकॉट में दिखता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो मोनोकॉट में दिखता है कि डाइकॉट में दिखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि ये जो होता है दिस आर कंसिडर्ड इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो ये डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में ही कंसीडर किया जाता है। अब भाई डाइकॉट भी बढ़ते हैं, लंबे होते हैं, मोनोकॉट भी लंबे होते हैं, ग्रोथ करते ही करते हैं। बट अगर हम गर्थ में मोटाई की बात करते हैं, जो पेड़ या जो कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, है ना, बड़े बड़े, तो वो जो होते हैं वो केवल डाइकॉट में, डाइकॉट प्लांट ओनली कंसीडर, है ना, केवल डाइकॉट ओनली। तो इसमें डाइकॉट, मोनोकॉट और इसमें डाइकॉट प्लांट होगी। तो आपको समझ, आई होप समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी ग्रोथ केवल हाइट और लेंथ पर कंसीडर किया जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ डायमीटर, गर्थ या वेट पर कंसीडर किया जाता है। मोटाई पर कौन से चौड़े दिखते हैं, मोटाई मोटे दिखते हैं, तो मोटे कौन दिखते हैं, जो डाइकॉट होते हैं नॉर्मली। अब बरगद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, है ना, है, तो ये सब पेड़ गर्थ हो सकते हैं, पतले तो नहीं होते हैं, छोटे तो नहीं होते हैं, है ना। तो हाइट के साथ साथ वो मोटाई में भी बढ़ते हैं। और ये जो होते हैं केवल हाइट में बढ़ते हैं, मोटाई उनकी कंसीडर नहीं की जाती है, बहुत ही थीन होते हैं। तो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो हम लोग को समझना है कि जो ग्रोथ होता है वो एनिमल और प्लांट के कंपैरिजन में कैसे कैसे वर्क करता है। तो वी कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टू फैक्टर बिलोंग्स टू अ प्लांट एंड एनिमल विच हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के बेसिस पर हम लोग को देखना है। तो जब हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ को दो बेसिस पर क्लासीफाई किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट सेक्शंस, प्लांट्स में कैसे ग्रोथ होता है, और एनिमल के बेसिस पे, तो एनिमल्स में प्लांट्स की कैसे ग्रोथ होती है इसको भी देखना होगा। तो पहला हम लोग का पॉइंट हो जाएगा कि जो प्लांट होते हैं वो इनडिटर्मिनेट होते हैं, है ना। तो इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है समझते हैं पहले। इनडिटर्मिनेट और ये होता है डिटर्मिनेट। तो प्लांट जो होते हैं इनडिटर्मिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती है, मतलब वो अपने जितने समय तक जीवित रहेंगे वो सेल्स उनकी बनती रहेंगी, नए पुरानी सेल्स डेड होती रहेंगी, नए सेल्स बनती रहेंगी। रीजनरेशन की जो पावर होती है प्लांट्स में वो एनिमल के कंपैरिजन में मैक्सिमम होता है। वहीं जो एनिमल सेक्शंस होते हैं वो डिटर्मिनेट होते हैं, माने कि एनिमल्स एक पर्टिकुलर एज तक ही क्या कर सकते हैं, सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, बट प्लांट तो हमेशा करते हैं। तो इसका मतलब हुआ दी न्यू सेल्स रीजनरेटिंग पावर और formation of new cells occur throughout their lifespan, है ना। पूरे लाइफ वो सेल्स को नया बनाती रहती है, नया सेल्स रिजेनरेट होती रहती है। बट ये क्या है, ये एक पार्टिकुलर एज तक ही, पार्टिकुलर टाइम तक ही। तो दी न्यू सेल्स formation occur only throughout the particular or definite age अब जैसे सुना होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं वो चोट लग गया तो अरे यार तो चोट भरने में बड़ा टाइम लगेगा, है ना, वो बुजुर्ग हो गए हैं अब उनको चोट लग गया तो अब ये तो काफ़ी समय लगेगा हीलिंग प्रोसेस के लिए। प्लांट बूढ़ा हो चाहे नया प्लांट्स हो वो रीजनरेट करके फिर से उसको हील कर लेता है।
तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एनिमल्स में वो एक एबिलिटी जो होती है सेल्स को रीजनरेट करने की, वो एज के साथ साथ कम होती जाती है ना। वही प्लांट में क्या होती है, एज बढ़े चाहे शुरुआत रहे, वो रीजनरेशन की पावर जो होती है वो कंटिन्यूसली एक सेम ही होती है ना। अच्छा, दूसरी पॉइंट आती है प्लांट्स में कि प्लांट में जो होता है ओपन टाइप ग्रोथ होता है ना। प्लांट में ओपन टाइप ग्रोथ होता है, ओपन टाइप ग्रोथ कंसीडर किया जाता है, और एनिमल में क्लोज टाइप ग्रोथ किया जाता है, क्लोज टाइप ग्रोथ है। तो ओपन टाइप और क्लोज सेल्स टाइप का सेल्स का मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओपन टाइप का मतलब है कि न्यू सेल्स एडेड है ना थ्रू आउट लाइफ, यू कह सकते हैं नया सेल्स क्या होती हैं, ऐड होती रहती हैं। और ये क्या है, नया सेल्स ऐड होने की कैपेबिलिटी एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है। तो न्यू cells are added throughout the life, और इसमें क्या है, the new cells are added only at particular age है। अलग अलग नाम से दोनों को एक तरीके से सिमिलर है डेफिनेशंस, लेकिन थोड़ा बहुत समझने की बात है कि यहाँ पर जो है जनरेशंस की पावर की बात हो रही है या एडेड की पावर की बात हो रही है। पॉइंट बनाने में आप क्लोज टाइप और ओपन टाइप का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 स्टेप हुए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग इसके चलते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब तीसरा स्टेप आता है कि जो प्लांट में होता है वो लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है, और जो एनिमल में होता है वो डिफ्यूज ग्रोथ होता है। अब समझना बात है कि क्या होता है, मतलब इसका प्लांट में क्या होता है, प्लांट शोज लोकलाइज्ड ग्रोथ है ना, और एनिमल से क्या करते हैं, एनिमल शो डिफ्यूज ग्रोथ है ना। तो इसमें लोकलाइज्ड बोला जा रहा है ग्रोथ, इसमें डिफ्यूज ग्रोथ बोला जा रहा है। तो लोकलाइज्ड ग्रोथ का मतलब क्या है, एक्चुअली में प्लांट्स के स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होती हैं जहाँ पर ही प्लांट ग्रोथ कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं है, देखा होगा प्लांट के हर एक चीज़ें एकदम इक्वल नहीं होती है, चाहे वो पत्ती हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट्स हो, चाहे वो उनके ब्रांचेस हो, सब एक डिस्टिंक्ट बेसिस पर ग्रोथ करती हैं है ना, क्योंकि उनके पास डिस्टिंक्ट और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होती हैं जहाँ पर ही केवल ग्रोथ कर सकते हो। और एनिमल में ऐसा तो नहीं है कि आपका एक हाथ बड़ा है, एक हाथ छोटा है, एक पैर बड़ा है, एक पैर छोटा है, आँखें एक बड़ी हैं, एक आँख छोटी है। इन सेंस की हेयर भी अगर आप छोड़ दोगे तो सेम लेंथ की ग्रोथ हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनिमल्स होते हैं वो स्पेसिफिक पोजीशन और स्पेसिफिक पोजीशन पे ही केवल ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि साथ साथ ऑल ओवर पार्ट्स में साइमल्टेनियसली ग्रोथ करती हैं, मतलब एक साथ ग्रोथ करती हैं और सब बराबर होती हैं, डिफ्यूज ग्रोथ होती है। डिफ्यूजन का केमिस्ट्री से रिलेट करोगे तब समझ में आएगा, बट कि गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज हो रही हैं, तो यूनिफॉर्मली गैसेस के पार्टिकल पूरे रूम में फैल गई। तो इसका मतलब यूनिफॉर्मली हमारे हर एक पार्ट्स में सेल्स की जो डिवीज़न है, सेल्स का ग्रोथ है, वो एक साथ एक समान होता है। ठीक है, एक जैसा और एक साथ। और इसमें क्या है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग ग्रोथ होती है। तो समझेंगे पहले, प्लांट हैज स्पेशल एंड restricted areas where growth can occur है ना।
एक एक पोजीशन जैसे ग्रोथ होती है अलग अलग बेसिस पर। अब इसका रीज़न अगर आपसे कोई बोलेगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है ना, कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस में स्पेसिफिक पोजीशन पर ही ग्रोथ हो रहा है ना, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही ग्रोथ हो रहा है, तो आप बताएंगे ड्यू टू देयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से क्या है, प्लांट्स ग्रोथ करती हैं स्पेसिफिक पोजीशन पर, स्पेसिफिक डायरेक्शंस में, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं पाया जाता। इनमें अलग अलग तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाती हैं, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से ग्रोथ होती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी हैं जो ग्रोथ करती हैं, उसको बेसिस पर रैम और सैम में बांट दिया जाता है, दैट वी कॉल रैम विच इज मीन्स कि रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सैम मीन्स स्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो स्टेम पोर्शंस में अगर ग्रोथ हो रही है ना, रूट पोर्शन में ग्रोथ हो रही है, स्टेम पोर्शन में ग्रोथ हो रही है, तो इसको अलग अलग बेसिस पे बांट दिया गया, दैट वी कॉल रैम एंड शेम। तो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ग्रोथ होती है, प्लांट शो करता है। एनिमल्स क्या होती हैं, एनिमल शो अ डिफ्यूज ग्रोथ, इट मीन्स the cells, the new cells growth and synthesize in all parts of plant parts of animal simultaneously। तो एक साथ सभी पार्ट्स में सेल्स की ग्रोथ और सिंथेसाइज जो है एक साथ होती है। ये नहीं कि कहीं क्या किया, कहीं ज़्यादा हुआ कहीं कम हुआ, इस तरह से कंडीशन इसमें देखी नहीं जाती। अब इसी को मैं देखा हूँ, तो जैसे कंडीशन अगर देखी जाए, तो अगर मैंने कहा कि ये है गया आपका, ये है आपका सैम और ये हो गया रैम, because this is a root and this is portion is stem, है ना। तो स्टेम पोर्शंस एपिकल मेरिस्टेम्स पोर्शन स्टेम के बेसिस पर, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि रूट के पोर्शन बेसिस पर। तो यही स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होती हैं जिस पर प्लांट ग्रोथ कर सकता है, बट एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका हाथ पैर, आपके आँखें, आपके कान, है ना, इन सेंस की नॉर्मली मैक्सिमम जो पेयरिंग में पोर्शंस पे देखे होंगे, तो आप ये नहीं देखोगे कि आपका हाथ एक पैर छोटा, एक उंगली बड़ी एक उंगली बड़ी एक छोटी, है ना, ऐसे केसेस नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि वो डिफ्यूज होता है एक साइमल्टेनियस प्रोसेस पर, एक साथ सब जगह ग्रोथ करता है। आपने आई होप आप इस सब चीज़ों को लिख लिया होगा। थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं, ठीक है। एक कंडीशन और है, नोट डाल के लिखेंगे। अगर आपसे कोई बोले कि जब आपको कोई चोट लग गया है ना, इंजरी हो गई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंजरी, तो कुछ समय बाद वो जो चोट लगा हुआ है वो घाव भर जाता है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो क्या इसको भी कंसिडर किया जा सकता है ग्रोथ में, है? क्योंकि आप कहोगे कि जो चोट लग गया तो वो फिर से चोट भर गया, तो क्या ये भी ग्रोथ में कंसिडर किया जाएगा? तो हाँ, ये भी ग्रोथ में कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ऑफ हम समझ रहे हैं कि नया सेल्स का बनना ही आपकी हीलिंग प्रोसेस का फॉर्म करना है। यानी नॉर्मली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब भी चोट लगे और हीलिंग प्रोसेस हो, जो चोट को भर रहा है, ऐसे कंडीशन में हम उसे कंसिडर किसका करते हैं? हम लोग कंसिडर करते हैं ग्रोथ में। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंजरी healing the part of injury that we call due to growth. Yes, ग्रोथ में कंसिडर किया जा सकता है और करेंगे जब भी कोई इंजरी प्रोसेस हुआ, इंजरी प्रोसेस में हीलिंग प्रोसेस, घाव को भरने की कंडीशन हो रही है, तो दैट वी आर काउंट इन अ ग्रोथ फेज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आपका ये वीडियो ओवरऑल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट था, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ किस में कैसे दिखती है, प्लांट में कैसे दिखती है, एनिमल में कैसे दिखती है, क्यों दिखती है, ये सारी चीज़ें मैंने इस टॉपिक में जिक्र किया है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।